Hi everyone, hope you are doing well. Myself CA Gaurav Sharma. तो in this video we will discuss the exam जो भी recent हुआ है ऑयल इंडिया का मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स, दैट इज द एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब, जिसके अंदर उन्होंने CA में 100 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन मेरे पास है। ये हम इसको डिस्कस करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आए थे, कौन कौन से टॉपिक उन्होंने कंसीडर किए थे, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो अगर हम कुछ अपकमिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इससे क्या कर सकते हैं, एक आइडिया ले सकते हैं, या कोई अपकमिंग एग्जाम आएगा ऑयल इंडिया का लिए उसके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल। होप माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल। तो this is the breakup of the questions, like in the terms of the general accounting there is a 20 question, in the costing 10 question. तो if you see that जो most coverage area है वो general accounting, costing, GST and the foreign trade policy, ये वो एरिया है जहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं। एंड द जनरल अकाउंटिंग इंक्लूड योर एप्लीकेशन रूटीन बेसिस वर्क ऑफ द अकाउंटिंग, सम इंडियस एप्लीकेशन क्वेश्चन। तो दिस इंक्लूड द लाइक 20 क्वेश्चन। इफ यू मूव टू द क्वेश्चन पेपर, okay, this is the advertisement number and the dated the position manager finance experience, that is the ICI के member होने चाहिए या CMA होने चाहिए, और minimum 4 years का post qualification and work experience चाहिए। The first question is the which of the following is the main objective of the internal control, कि जो internal control होते हैं उनका main objective क्या होता है। This is the first question. Second question is the LLP, if there is any change in the name and address of any partner then a notice shall be filed with the registrar, कि कितने दिन में नोट, अगर तुम नेम चेंज करते हो या कोई इन्फॉर्मेशन चेंज करते हो नेम एंड एड्रेस का, तो कितने दिन में आपको रजिस्ट्रार में नोटिस देना है। द थर्ड क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ये थोड़ा हट के आया है। दिस इज रिलेटेड टू लाइक यू हैव टू बी अ कंसर्न विद द इंश्योरेंस कंपनी, हाउ आर क्लेम्स इनकर्ड, कि कोई क्लेम इनकर्ड हुआ है बट नॉट रिपोर्टेड, IBNR कैसे ट्रीट किया था। तो अगर कोई क्लेम इनकर्ड हो गया है, अभी तक रिपोर्ट नहीं किया है या आपने रिकॉर्ड नहीं किया है, तो आपको एज ए एस्टिमेटेड लायबिलिटी देना पड़ेगा। दिस डिपेंड्स ऑन द एक्चुअरियल क्या वैल्यूएशन दे रहा है उसका। एज पर द कंपनीज एक्ट, कॉस्ट रिकॉर्ड किसको मेंटेन करने का, जनरल क्वेश्चन है, ऑडिट से है और कंपनीज एक्ट से है। ये रजिस्टर्ड बिजनेस परचेज करता है ऑफिस शेयर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के लिए और GST के लिए, तो ITC कैसे ट्रीट किया जाएगा, ये भी जनरल क्वेश्चन है। द प्राइमरी पर्पज ऑफ वेंडर रिकंसिलिएशन, अगर तुम इस क्वेश्चन को देखो कि प्राइमरी पर्पज क्या है वेंडर रिकंसिलिएशन का, तो दिस इज मोर रिलेटेड टू द रूटीन वर्क, कि अगर हम वेंडर रिकंसिलिएशन करते हैं तो हमारे पास दो लेजर होते हैं, एक हमारा लेजर एक वेंडर का, तो उसको मैच करने के लिए वेंडर लेजर हम करते हैं कि कितना अमाउंट पेबल आ रहा है एज पर द वेंडर हमारे बुक, तो क्या डिफरेंस है। फिर ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है 8072 का, कि अगर ए एग्री हो रहा है बी को, यदि उसकी सोप वगैरह बर्न्ट हो जाएगी तो जब, तो दिस इज लाइक अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, डिपेंड्स ऑन द सर्टेन फ्यूचर सिचुएशन, की अगर वो होती है तो आप पैसा दोगे, तो ये उसके रिलेटेड है। फिर यहाँ पे रेशोज उन्होंने चेक किए हैं कि विच फाइनेंशियल रेशो इज लाइकली टू इंप्रूव इमीडिएटली आफ्टर अ बायबैक, कि बायबैक होगा तो क्या होगा, आपके नंबर्स ऑफ द शेयर रिड्यूस हो जाएंगे, तो आपका EPS इंप्रूव हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। Which report ensure timely vendor payment helps avoid compliance, तो दिस इज रूटीन वर्क रिलेटेड, कि कौन सी रिपोर्ट है जो तुम यूज करते हो वेंडर की पेमेंट्स के लिए, कि कोई भी कंप्लायंस इशू ना हो। कंप्लायंस इशू का मतलब यहाँ पे है कि आपका रिलेटेड टू योर MSME वेंडर्स, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, वेंडर की एजिंग रिपोर्ट चेक कर सकते हो। दिस इज अगेन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्वेश्चन, की इफ ए फोर्स करता है बी को टू साइन करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट एट अ गन पॉइंट, देन व्हाट विल बी द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो क्या होता है कि अगर किसी को करेंगे तो दिस इज नॉट अ फ्री कंसेंट नहीं आ रही है, तो जो पर्सन है जिसको गन पॉइंट पे रखा है उसके ऑप्शन पे वो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड किया जा सकता है। दिस इज रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फिर आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 8081 है, उससे क्वेश्चन आया कि ड्रोअर किसको बोलते हैं, तो दिस सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे इम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि अगर इम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान है तो वेस्टिंग पीरियड किसको बोलते हैं। तो वेस्टिंग पीरियड क्या होता है, वो पीरियड होता है कि जिस टाइम पीरियड में एम्प्लॉय को स्टे करना पड़ता है कंपनी के अंदर, उससे पहले वो जब एक्सरसाइज करे अपने जो शेयर्स उसको दिए गए हैं। अगेन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का, कि अगर किसी ने ए ने कोई प्रपोज किया कुछ एक पर्सन को, और उसने लेटर किया सेंट पोस्ट के थ्रू, तो इसमें क्या बोल रहा है कि कब इसमें जो आपका जो है यहाँ पे, देन ए के मतलब कब ए के बारे में बोल रहा है कि ए कब रिवोक कर सकता है, सारे रिलेटेड टू मतलब रेवोकेशन ऑफ द लेटर और कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। फिर इसके बाद बोलता है कि
what is the key cost to consider in make or buy decision? if you are making make or buy decision कि हम खुद बनाए या उसको बाहर से खरीदे, ठीक है, दैट इज द, अगर तुम ये डिसाइड कर रहे हो तो क्या चीजें इंपॉर्टेंट होंगी, तो रेलिवेंट वेरिएबल कॉस्ट इंपॉर्टेंट होगी, फिक्स कॉस्ट तो इनकर्ड हो जाती है तो उसको क्या ही कंसीडर करना है फॉर डिसीजन मेकिंग के लिए। इन द वेंडर मास्टर, दिस इज रिलेटेड टू प्रैक्टिकल क्वेश्चन की जो पैन और जीएसटी किस लिए यूज होते हैं। फिर यहाँ पे पूछता है AS3 से एक पूछ रहा है कि एक कैश फ्लो स्टेटमेंट है, अगर कैश पेड किया हमने फिक्स एसेट को एक्वायर्ड करने के लिए। इफ यू सी दैट इज द जनरल क्वेश्चन कि अगर हम कोई फिक्स एसेट को पेड कर रहे हैं, फिक्स एसेट के लिए अमाउंट पेड कर रहे हैं तो उसको कहाँ शो करना चाहिए। दिस इज सिंपल कि अगर फिक्स एसेट के लिए पेड किया तो वो कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज सर्टेन अदर क्वेश्चन की नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का है कि इनलैंड इंस्ट्रूमेंट किसको कहते हैं, तो ये आप रीड कर लेना। इसके बाद बोलता है कि स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के हिसाब से जो कौन सा ऐसा है कि जो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के अंदर नहीं जाएगा। तो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर मैं आइडेंटिफाई करूं कि पीएनएल के अंदर क्या नहीं जाएगा इसके अंदर से, तो फाइनेंस कॉस्ट पीएनएल के अंदर जाता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट ये आपका क्या बनता है, ओसीआई का पार्ट बनता है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का, तो ये सिर्फ ही नहीं जाएगा, बाकी सारी चीजें जाएंगी। अगेन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक क्वेश्चन है कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसमें से कौन सा है वो बता दो। दिस इज रिलेटेड टू द इनकम टैक्स एक्ट। तो यहाँ पे सिर्फ इन्होंने चेक क्या किया है, सेक्शन स्पेसिफिक चेक किया है कि अगर किसी ने 31 मार्च से पहले जो 90% से कम लाइबिलिटी पे किया एडवांस टैक्स का, तो इंटरेस्ट जो है कौन से सेक्शन में इंपोज किया जाएगा। दिस इज रिलेटेड टू द इनकम टैक्स एक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्रिटिकलिटी तुम्हें सारे ए बी डी और 139 लिखा है, तो इसको तो ठीक है तुम एलिमिनेट कर सकते हो, पर इनमें से तुम्हें पता होना चाहिए कि किस सेक्शन में आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। फिर आता है कि कंपनी की क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी होती है। तो क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी क्या होती है कि अगर कोई कंपनी है जो क्रेडिट पे सेल करती है तो उसको क्या बनानी पड़ती है, कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी या एक क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी बनानी पड़ती है जिसमें वो लिखती है कि कैसे कस्टमर की क्रेडिट लिमिट क्या होगी। जैसे मेरे मान लो कि ए से जेड तक कस्टमर है, तो मैं किसको कितना क्रेडिट लिमिट देना चाहता हूँ, किसी को मैं 1 करोड़ का दे रहा हूँ, किसी को 10 करोड़ का दे रहा हूँ, तो वो एक पॉलिसी बनती है, उसको बोलते हैं क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी। अगेन क्वेश्चन क्या है कि ये कॉस्टिंग का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के लिए कौन सा एग्जांपल देना है वो इसमें से आपको डिसाइड करना है। दिस इज रिलेटेड टू द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी और रिलेटेड टू जीएसटी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी प्रोवाइड करती है ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड फॉर एक्सपोर्ट प्रोडक्शन। अगर आपका कैपिटल गुड आएगा तो ईपीसीजी स्कीम आएगी, और अगर आपका रॉ मटेरियल अदर देन कैपिटल गुड आएगा तो आपका एडवांस ऑथराइजेशन आएगा। तो वी हैव लाइक 4 ऑप्शन, तो ईपीसीजी इज द वन फॉर द कैपिटल गुड, एंड इफ इट इज रिलेटेड टू द अदर देन कैपिटल गुड देन द एडवांस ऑथराइजेशन विल बी द आंसर। बैच कॉस्टिंग जनरली यूज व्हेन द प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस। तो इन सिंपल इन बैचेस फॉर अ स्टॉक, अगर हम बैचेस में प्रोड्यूस कर रहे हैं तो बैच कॉस्टिंग यूज करेंगे। According to the Companies Act 2013, which of the following power cannot be exercised by the board? मतलब बोर्ड कौन सी, कंपनीज एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी पावर है जो बोर्ड एक्सरसाइज नहीं कर सकता रिजोल्यूशन पास करके बोर्ड मीटिंग के अंदर। तो फंड तो इन्वेस्ट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के होता है, ये तो वो कर ही सकता है। जो शेयर्स हैं उनसे, मतलब जो शेयर होल्डर्स हैं उनसे पैसे मांग सकता है, बायबैक को ऑथराइज भी कर सकता है, एक स्पेसिफाइड परसेंटेज यहाँ तक कर सकता है। तो रिपेमेंट ऑफ एनी डेब्ट ड्यू फ्रॉम डायरेक्टर, उसके लिए टाइम वगैरह देने के लिए इसके पास पावर नहीं है, ये पावर शेयर होल्डर्स को दी गई है स्पेसिफिकली। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि आप इस वर्ड को हाईलाइट करें कि रिगार्डिंग द सीएसआर, कि सीएसआर के लिए कौन सी से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो सीएसआर आपका पार्ट बनती है कंपनी की बोर्ड रिपोर्ट का, डेट इज करेक्ट। कंपनी के नेट प्रॉफिट सेक्शन 198 के हिसाब से सीएसआर कमेटी मस्ट बी कंसिडर एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रमोटिंग जेंडर इक्वलिटी फॉर, ये लाइक ये शेड्यूल 7 के अंदर एक्टिविटीज है, तो इसमें तो आपके 3 डायरेक्टर होने चाहिए, एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट। तो जो थर्ड है इसमें वो रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद मूव करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन को, और वो भी हम धीरे धीरे समझते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू द सोर्स ऑफ फंड इन द फंड फ्लो स्टेटमेंट, दैट इज द कि अगर मुझे कोई फंड आना है तो उसका सोर्स कैसे क्या क्या हो सकता है, इशू ऑफ द शेयर, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, परचेज ऑफ मशीनरी, इंक्रीज इन द अकाउंट रिसीवेबल। तो जो सोर्स है वो इशू ऑफ शेयर्स हो सकता है, क्योंकि पेमेंट ऑफ डिविडेंड से तो तुम्हारा अमाउंट जाएगा।
11th or 12th class account question that is related to the forfeiture of the shares which are issued at the premium. That is a general question, we can skip that. If we move to the next question that related to the contract costing, the cost of the work which has been carried out by the contractor but has not been certified. The question itself says that the work which has not been certified, that is the uncertified work. The cost of the work uncertified. Next question is related to the foreign trade policy. So which of the following statement regarding the basic custom duty which is correct? So basic custom duty which is specified in the foreign trade policy or the basic custom act, and the rates are specified in the custom tariff act. So if you see that BCD is exempt for the SEZ unit importing goods, BCD is calculated after applying social media or social welfare surcharge or import under the EPCG. You can check that question. As per my understanding, the second and the fourth option is correct. So there is some doubt in this question. If we move to the next question that is related to the deferred tax asset, कि deferred tax asset arise क्यों होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, तो that is due to the differences in the accounting और taxable profit जो है उसके कारण जनरेट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द कॉस्टिंग दैट इज द जॉब कॉस्टिंग सुटेबल फॉर बिजनेस, कि जो जॉब कॉस्टिंग होता है वो किस बिजनेस के लिए सुटेबल होता है. तो दैट इज रिलेटेड लाइक वी हैव अर्लियर टोल्ड बैच कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग. तो जॉब कॉस्टिंग क्या होता है, जब आपको कुछ स्पेसिफाइड कस्टमाइज्ड जॉब करनी होती है, तो प्रोडक्ट यूनिक और कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट कुछ करना है तो आपको जॉब कॉस्टिंग करना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द O2C दैट इज द ऑर्डर टू कैश साइकिल, व्हिच अमंग द फॉलोइंग द फर्स्ट स्टेप. अगर आप O2C की तरफ जा रहे हो तो देयर इज अ डिफरेंट इन द डिफरेंट साइकिल इन द बिजनेस लाइक द O2C, P2P. तो दे आस्क द क्वेश्चन रिगार्डिंग द O2C. So in the first case, the example is that collection, sales order entry, dispatch of the good, invoicing. If you see that dispatch of the goods and invoicing and collection, जब customer receive करेगा goods generally जब भी collection आएगा, तो the answer will be sales order entry. की जो sales order होगा SO होगा वो होगा. ये related to your finance and accounts है. A company notice that the material cost variance is adverse, कि उसका जो material cost जो variance है वो एडवर्स आ रहा है, बट मटेरियल यूसेज वेरिएंस, यूसेज मतलब क्या होता है कंज्यूमेबल, और जो उसका एफिशिएंसी है वो अच्छा आ रहा है. तो मोस्ट लाइकली रीजन क्या हो सकता है कि उन्होंने परचेज हायर पे किया होगा और एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे होंगे. तो सिंपल क्वेश्चन है. तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. इफ यू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू द अगेन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. तो विच टाइप ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर एंड पेबल ऑन डिमांड. तो स्पेसिफाइड बैंकर बोल रहा है तो जनरल अंडरस्टैंडिंग आ सकती है कि इट इज रिलेटेड टू द चेक. सेबी रेगुलेशन ऑन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड द रिपोर्टिंग फॉर लिस्टेड कंपनी डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग. तो जो सेबी की है जैसे एलओडीआर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, उसके अंदर क्या नहीं आता है. तो अगर देखोगे डिस्क्लोजर द रिलेटिव पार्टी ट्रांजेक्शन, यस ये आता है. सबमिशन ऑफ द एनुअल कॉस्ट शीट, टाइमली एंड एक्यूरेट डिस्क्लोजर द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, सबमिशन ऑफ द कंसोलिडेटेड सीएफएस जो होती है वो आपकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट होती है. तो एनुअल कॉस्ट शीट को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं कि यही इसका आंसर होगा. दिस इज रिलेटेड टू द जीएसटी रिजीम, जीएसटी लॉ, कि अंडर द जीएसटी रिजीम विच अमोंग द फॉलोइंग कलेक्ट आईजीएसटी. तो दे जस्ट लाइक डिफरेंट टैक्स, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी. तो आईजीएसटी कौन कलेक्ट करता है, तो दैट इज द कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. Which technique of the cost accounting? तो this is related to the cost accounting. Help करती है बिजनेस को डिटरमाइन करने में profitability of the producing extra unit. When we are saying the extra unit, तो it is related to the marginal costing, because the marginal costing is like one extra unit का कितना cost आएगा. तो answer will be the first, that is the marginal costing. Again we move to the next question that is related to the foreign remittance. तो foreign remittance is governed by the FEMA, Foreign Exchange Management Act. तो सिंपल क्वेश्चन, आईजीएसटी इज एप्लीकेबल. तो दिस इज अगेन जीएसटी क्वेश्चन कि आईजीएसटी एप्लीकेबल कब होगा, लोकल ट्रांसपोर्टेशन में, इंटर स्टेट सप्लाई एंड इंपोर्ट. तो इंपोर्ट पे ऑलवेज आईजीएसटी होता है और इंटर स्टेट पे भी आईजीएसटी होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन द लिंक. द क्वेश्चन इज दैट लिंक बिटवीन द एफटीपी एंड द जीएसटी, कि जीएसटी और एफटीपी के बीच में क्या लिंक स्टेबलाइज करता है करेक्टली. तो इन्होंने डिफरेंट स्टेटमेंट दिए जहां से आपको एक करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है. तो अ कंपनी मैन्युफैक्चर 1000 टी-शर्ट इन वन बैच
द टोटल कॉस्ट ऑफ द बैच इज 1 लाख, तो पर कॉस्ट बोल रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, यूनिटरी मेथड से सिंपली निकाल सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गवर्न बाय द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, अगेन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का क्वेश्चन है, तो हाईलाइटेड एक्ट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मतलब प्रिपेयर करना चाहिए अच्छे से कि कौन सा गवर्न नहीं किया जाता है। ट्रंकेटेड चेक, चेक, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ ऑल आर कवर्ड अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ओनली द शेयर सर्टिफिकेट इज नॉट कवर्ड बाय द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। सेक्शन 115 JB, अगेन इनकम टैक्स का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू द, आपको कोई प्रोविजन याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सेक्शन पता होना चाहिए कि किस चीज से रिलेटेड है, जो मैट और AMT वगैरह है उससे रिलेटेड आंसर इन्होंने यहाँ पे पूछा है। In the customer billing process, which of the following is a document that is issued to the customer before the sales invoice to indicate estimated cost? So if you are like you have a working experience in the AR, so if you want like कि your customer made the advance payment, for that purpose you need to issue the performa invoice. The answer will be the performa invoice. Which of the following is a quasi negotiable instrument as per the negotiable instrument act? तो ये बोल रहा है कि कौन सा इसमें से आपका क्वासी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होगा, उसका आंसर देना है। अगेन यहाँ पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन द AR रिकंसिलेशन, कि AR रिकंसिलेशन में क्या इन्वॉल्व किया था, सिंपल देखोगे तो FAR को आप सिंपली आंसर कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मॉनेटरी लेबर वेलफेयर कॉस्ट, ये पेरोल अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, इसमें से देखोगे नॉन मॉनेटरी के अंदर फील्ड लंच आ जाएगा। अंडर द RCM रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म GST का क्वेश्चन, द टैक्स is paid by who among the following, इनमें से आपको एग्जांपल दिए को RCM के अंदर क्या होता है, जो रेसिपेंट होता है वो सिंपल। अगेन क्या पूछा है कि सेक्शन 61 के अंदर जो डिस्क्रिपेंसी है उसके लिए कौन सा नोटिस किस फॉर्म में इशू किया जाता है, तो ACMT का आंसर आपको यहाँ पे देना है। अगेन पेरोल अकाउंटिंग का है कि पेरोल बुक्स अकाउंट के अंदर ESI एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इज रिकॉर्डेड, जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है कंपनी के बुक्स अकाउंट्स के अंदर। मार्जिनल कॉस्टिंग कब यूजफुल होती है, तो सिंपली मार्जिनल कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होती है। इसके बाद आपका LC का क्वेश्चन है रिलेटेड टू द फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ट्रांसफर LC का क्या यूज रहता है, तो बेनिफिशियरी को ट्रांसफर करने में हेल्प करती है राइट टू द थर्ड पार्टी, क्योंकि ट्रांसफरिटी है उसके अंदर। फ्रॉम द 1 अप्रैल 2025, दैट इज द रिसेंट क्वेश्चन, ओल्ड टैक्स पे लॉगिंग टू द GST पोर्टल मस्ट यूज विच ऑफ द फॉलोइंग, कि क्या उनको करना पड़ेगा, तो मल्टी फैक्टर रिकॉग्नाइजेशन या ऑथेंटिकेशन इंट्रोड्यूस किया है, ईबी बिल पे ऑलरेडी आ चुका है, GST पोर्टल पे भी है। और ट्रंकेटेड चेक अंडर द सेक्शन 6, अगेन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का क्वेश्चन है कि फिजिकल चेक की जरूरत नहीं होती, आपको इमेज से क्लियर हो जाता है ट्रंकेटेड चेक के अंदर। विच, ये आपका पेरोल अकाउंटिंग का है कि विच स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉय इज कॉमनली पार्ट ऑफ द CTC, बट अगर किसी ने सिंपली किसी ने अपना CTC स्ट्रक्चर देखा हुआ तो वो सिंपली इसका आंसर दे सकता है। अगेन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि आपका कि उसने प्रोडक्ट और मटेरियल इतना इतना बजट दिया है, तो दैट इज रिलेटेड टू द कॉस्टिंग एंड द लाइक, इसमें क्या बजटिंग आपको करके आंसर देना है इसके अंदर। IFRS परमिट द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, कि किस तरह से प्रेजेंटेशन मैटर देते, दैट इज द अगेन इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं है, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। अ चैरिटेबल ट्रस्ट रन्स अ योगा सेंटर, एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जो एक योगा सेंटर को रन करती है, चार्ज करती है नॉमिनल फीस अंडर द GST, दिस सर्विस इज एग्जेम्प्ट इफ द ट्रस्ट इज रजिस्टर्ड अंडर 12AA के अंदर होना चाहिए। तो दीज आर द क्वेश्चन, इफ यू चेक द क्वांटम, दिस इज 60 क्वांटम, बट द क्वालिटी इज नॉट सो हार्ड, but you know the concept of the like in terms of the accounting, in terms of the GST, foreign trade policy,